प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 10 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हैं इसमें। तो पहला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जैसे अगर मान लेते हैं घास का मैदान है, ये घास का मैदान है, इसमें हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अगर ये घास का मैदान है और यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि देसी भाषा में बोला जाता है खूंटा, खूंटा में किसी गाय को हम बांध देते हैं। ये गाय की रस्सी है, गाय की रस्सी है, इसमें बांध देते हैं। तो इस घास के मैदान पे ये पूरी घास चरेगी। जितनी रस्सी की लंबाई है उतनी दूर तक चारों तरफ वो घास चर जाएगी, यानी चारों तरफ उतनी ही दूर तक चर पाएगी घास जहां तक उसके रस्सी की लंबाई पहुंच पाएगी। इस तरीके से जब हम देखेंगे ये चारों तरफ इस घास के मैदान को चरेगी तो इस तरीके की एक आकृति बन जाएगी। ये एक आकृति बन जाएगी, इस तरीके की आकृति बनेगी। इसी को हम, जो इस तरीके की आकृति बनेगी, यही आकृति क्या होगी? वृत्त होगी। ये आकृति को हम कहेंगे वृत्त। अब वृत्त में जो ये रस्सी की लंबाई है, देखो ये रस्सी की लंबाई, ये जो रस्सी की लंबाई, ये भी रस्सी की लंबाई है, ये भी रस्सी की लंबाई है, ये है, यानी मैक्सिमम कितनी दूर तक वो चल पाएगी? जितनी उसके रस्सी की लंबाई है। तो इस रस्सी की लंबाई को हम कहेंगे त्रिज्या। इस रस्सी की लंबाई को त्रिज्या कहेंगे। और जो यहाँ पे ये खूंटा है जिसमें वो रस्सी बंधी हुई है, इसे हम बोलेंगे केंद्र। इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का ये बोला जाएगा केंद्र। तो इस किनारे की जो लंबाई है उसे बोलते हैं परिधि। अगर इस जगह में हमें कोई कपड़ा लगाना है तो जो कपड़ा लगेगा, जितना कपड़ा लगेगा उसी को हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल उसे बोलेंगे। अगर हमें ये बोला जाए कि ये जो जगह है, वृत्त की पूरी जगह है, इस पर कोई कपड़ा हमें ऊपर से बिछाना है, तो जो जितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी उस कपड़े के एरिया को हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और ये किनारे की लंबाई, यानी जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, यहां से हम इसे काट कर और इसे उठाकर ऐसे फैला दें, तो जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी क्या हो जाएगी? परिधि होगी। और इस केंद्र से इस परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी, बीच की दूरी, यानी इस केंद्र और इस, जैसे मान लेते हैं ये परिधि है, इस परिधि पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट और इस केंद्र के बीच की जो भी दूरी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। यानी अगर गाय की रस्सी की बात जो कर रहे थे, उसमें गाय की जो रस्सी होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। और ये रस्सी देखो, यहां से ये केंद्र है, इससे इस परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी, जैसे अगर यहाँ पे एक बिंदु ले लें, इस केंद्र के बीच की दूरी को हम मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या है। इसी तरीके से ये भी त्रिज्या है। तो इस केंद्र से इस परिधि के किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो हम उसे कहेंगे त्रिज्या, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसे फिर से हम साफ साफ बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, ये केंद्र है। और अगर ये इसकी परिधि है, ये परिधि है। और इस पूरे चित्र को हम कहेंगे वृत्त। ये हो जाएगा वृत्त, ये वृत्त है। ये किनारे वाला जो इसका किनारे की लंबाई, किनारे अगर मान लेते हैं इसमें कुछ बांधना हो किनारे, तो जितनी लंबाई होगी उस पूरी लंबाई को हम कहेंगे परिधि। इस परिधि पर कोई पॉइंट अगर हम यहां से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाएंगे, तो ये जो दूरी होगी इसी को कहेंगे त्रिज्या। ये दूरी जो होगी इसे कहेंगे त्रिज्या। ये त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है। और जब हम इसका एरिया, इसके अंदर वाले भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसी को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मान लेते हैं कोई वृत्त हमें दे दिया गया, ये कोई वृत्त है, इसका यहाँ पे केंद्र है। तो अगर इस वृत्त के परिधि पर स्थित, ये परिधि है, परिधि पर स्थित कोई 2 बिंदु हैं, एक ए है, दूसरा बी है, और अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये इस वृत्त की जीवा हो जाएगी। यानी अगर वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि है, और इस परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हम जितने जो रेखा मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? जीवा।
जैसे अगर इस परिधि पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट भी, ये रेखा भी क्या बोली जाएगी, जीवा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस रेखा को भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे जीवा। यानी अगर परिधि के दो बिंदु, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो जो रेखा मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, जीवा। लेकिन अगर यही जीवा, अगर जीवा जैसे कि मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनको मिलाते हैं और इसी जीवा पर, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन इसी जीवा पर केंद्र भी स्थित है, केंद्र है, इसी जीवा पर केंद्र है, तब हम इस जीवा को व्यास भी बोलेंगे, इस जीवा को व्यास बोलेंगे। यानी व्यास क्या होता है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। देखो जीवा किसे कहते हैं, अगर परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट्स हैं, तो ये मान लेते हैं कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट है, इनको मिलाएंगे तो ये सारी रेखाएं क्या होंगी, जीवा। कोई भी दो पॉइंट्स परिधि पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो ये सब जीवा है। लेकिन अगर कोई जीवा इसके केंद्र, ये केंद्र अगर इसका ये केंद्र है, इस केंद्र से होकर कोई जीवा जाती है तो हम इसी जीवा को व्यास बोलते हैं, इस जीवा को व्यास बोलते हैं। तो यानी जो व्यास होता है, जैसे अब यहाँ देखें तो व्यास ये जीवा है। अगर हम यहाँ ए इसे मान ले, इसे बी मान ले, तो ए बी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। लेकिन ये ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है, इसीलिए हम ए बी को यहाँ पे व्यास बोलेंगे। तो व्यास को देखो, यहाँ पे ये त्रिज्या, यहां से यहां तक की वैल्यू को हम कहेंगे त्रिज्या। इधर ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, इधर की दूरी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यानी दो त्रिज्या बराबर एक व्यास है। इस पूरी दूरी को क्या बोलेंगे, ए बी को क्या बोलेंगे, व्यास। यानी यहां से यहां तक की पूरी दूरी को बोलेंगे व्यास। तो व्यास क्या होता है, दो त्रिज्या के बराबर है। दो त्रिज्या अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर। या यूं कहें कि अगर हम त्रिज्या में दो का गुणा करेंगे तो वो व्यास के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। और जैसे कि हम आयत में अगर चारों भुजाओं के किनारे किनारे को हम जोड़ देते हैं तो उसे परिमाप बोलते हैं। वृत्त के केस में इसी परिमाप को हम परिधि बोलेंगे। ये इसकी परिधि है। ये यहां से यहां, ये इसका केंद्र है, ये इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी इसकी त्रिज्या है। लेकिन अगर यहां से यहां तक की दूरी बोलेंगे तो ये व्यास होगा। तो अगर हम त्रिज्या को मान लेते हैं कि माना त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, तो वृत्त का जो व्यास होगा, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त का जो व्यास होगा वो व्यास होगा, हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी व्यास बराबर हो जाएगा 2r, दो गुणित त्रिज्या 2r। अब हम जानते हैं कि अगर हम कई इस तरीके के वृत्त बना लें, इनकी हम बाहर की ये लंबाई माप लें जो कि परिधि है, और उसके व्यास का भाग कर दें। कोई भी वृत्त हम इस तरीके का बना लें कि अगर उसकी बाहर की जो लंबाई है इसे माप ले जो कि परिधि है, और उसका व्यास माप लें। और अगर परिधि में, अगर हम परिधि में व्यास का भाग करें, व्यास का भाग कर देंगे तो इसका मान आएगा 3.14। कोई भी वृत्त बना लो, अपने से कोई भी वृत्त बना लो, आप वृत्त बनाएंगे, उसके किनारे वाले लंबाई को माप लो। किनारे की जो लंबाई है, किनारे किससे मापेंगे, उसे परिधि कहेंगे। और इसका व्यास माप लें और परिधि में व्यास का भाग करेंगे तो इसका मान हमेशा 3.14 आएगा। और ये वैल्यू जो होगी ये लगभग हो जाएगी 22/7, लगभग इस 22/7 के बराबर होगी, जिसे हम पाई भी बोलेंगे, पाई। तो इसका मतलब हो जाएगा परिधि बटे व्यास बराबर हो जाएगा पाई। पाई का मान हम 22/7 भी लिख सकते हैं। इसका मान 22/7 का मान 3.14 भी लिखा जा सकता है। यानी कोई भी वृत्त है, उसकी परिधि किनारे की लंबाई माप लो, वो परिधि है, उसका व्यास माप लो, परिधि में व्यास का भाग करेंगे तो हर बार उसका मान 3.14 के पास में या लगभग में इतना ही हर बार मान आएगा।
तो इस वैल्यू को हम 22/7 लिख सकते हैं, या इसी को हम पाई लिखते हैं। अब इसका मतलब हो जाएगा कि परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। अगर व्यास में हम पाई का गुणा कर दें तो इसका मतलब उससे हमें क्या मिलेगा, परिधि मिल जाएगी। लेकिन हम परिधि को, व्यास को लिख क्या सकते हैं, अब परिधि का दूसरा फार्मूला, परिधि बराबर पाई, व्यास को हम लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2r है, तो यहां पे अगर हम 2r लिख दें तो इसका मतलब परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर 2πr। तो ये हमारे परिधि हो गई। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो ऐसे वृत्त का व्यास जो होगा वो 2r होगा, और इस तरीके का जो वृत्त है उसकी परिधि जो होगी वो 2πr होगी, उसकी परिधि 2πr होगी। तो देखो, अगर कोई वृत्त दे दिया जाएगा तो किसकी बात करेंगे, हमें उसका अगर त्रिज्या पता, उस वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम उसकी परिधि बता सकते हैं, उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, उसका व्यास बता सकते हैं। तो अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास क्या होगा, 2 का 2 गुना यानी 4, और उसकी परिधि अगर बात करें तो 2πr, जहां पाई की वैल्यू चाहे हम 22/7 लिख दें, चाहे 3.14 लिख दें। कभी जब सवाल में 22/7 दिया रहेगा तो हम 22/7 लिखेंगे, जब इतना दिया रहेगा तो ये लिखेंगे। लेकिन कभी कभी अपने से, जैसे मान लेते हैं त्रिज्या 7 का गुणांक है, तुम 22/7 रख के उसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम पाई भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, पाई के रूप में आंसर दे सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, अब बात आती है वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, अर्ध का मतलब आधा वृत्त, तो उसी में πr² में 2 का भाग कर देंगे। तो इस तरीके से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत हम ये पहली प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है, वृत्तों के परिधि के बारे में पढ़ेंगे और वृत्तों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अगली वाली प्रश्नावली में हम लोग त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका वृत्तखंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है और वृत्त की परिधि के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः एक वृत्त की 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। मान लेते हैं सवाल में दो वृत्त दिए गए हैं, पहले से दो वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। इसकी जो त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं और r1 बराबर है 19। दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r2 और इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, पहले की 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर। तो अब पहली बात तो हम दोनों की परिधि निकाल लेंगे। तो इसकी परिधि, अगर इसकी परिधि, पहले वृत्त की परिधि की बात करें, पहला वाला जो वृत्त है, वृत्त यानी वृत्त का मतलब सर्किल, इसीलिए इस वृत्त का नाम हम C1 दे देते हैं, इसका नाम C2, यानी ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। तो C1 वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है r की वैल्यू r1 है, यानी यहां त्रिज्या को हम क्या माने हैं r1, ये त्रिज्या है। तो परिधि बराबर होता है 2πr। लेकिन इस परिधि को, क्योंकि यहाँ पे दो वृत्त हैं, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr1 और r1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर। तो r1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 19 दूनाई 38, यानी इसकी पहले वाले वृत्त की जो परिधि होगी वो 38 पाई होगी। इसी तरीके से हम दूसरा वाला वृत्त, यानी दो वृत्त था, पहले वाले वृत्त को हम C1, दूसरे वाले वृत्त को C2। तो दूसरे वृत्त की अगर हम, यानी C2 की परिधि अगर निकालें, C2 की परिधि, तो इसका भी फार्मूला परिधि, वृत्त की परिधि की जहां भी बात आएगी वहां पे उसका फार्मूला 2πr होगा। लेकिन इसकी त्रिज्या को r2 माने हैं, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे 2πr2, क्योंकि इसकी त्रिज्या r2 है। अब इसमें r2 का जो मान है 2π, यानी दोनों दूसरे वाले वृत्त का जो मान की त्रिज्या का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9। तो
तो ये 9 दून 18 यानी हो जाएगा 18 पाई। तो पहले वृत्त की जो परिधि है वो है 38 पाई और दूसरे वृत्त की जो परिधि है वो है 18 पाई। तो ये बोला गया है सवाल में कि इस तरीके के दो वृत्त हैं जिसमें से पहले की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों से यानी जैसे अगर इसकी परिधि का मतलब है कि अगर यहां से हम काटें और इसे फैला दें तो इसकी इस तरीके से कुछ लंबाई आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी भी हम बाहरी लंबाई निकाल लें तो मान लेते हैं इसकी लंबाई ये आ गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतनी लंबाई हो जाएगी। और इससे अगर हम एक वृत्त बनाए तो इसका वृत्त थोड़ा सा बड़ा वृत्त बन जाएगा, बड़ा वृत्त बनेगा। अब हमें यही बताना है कि जो ये बड़ा वृत्त बन रहा है यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को जोड़ने के बाद चूंकि दोनों की परिधि जोड़ेंगे तो उसकी परिधि बड़ी होगी तो उससे वृत्त भी बड़ा होगा। तो जो वृत्त बनेगा, इस जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं जो बड़ा वाला वृत्त यानी पहले वाले वृत्त और दूसरे वाले वृत्त की परिधि को जोड़ने के बाद जो तीसरा वृत्त बनेगा। बोला गया है कि दो वृत्त हैं, पहले की त्रिज्या ये है, दूसरे की ये है। तो हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि यानी इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। यानी इसकी परिधि, देखो इसकी परिधि होगी क्या, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई और इसमें त्रिज्या क्या है कैपिटल R। हमें इसी R को बताना है। और ये वाला वृत्त बना कैसे है, इसके और इन दोनों के परिधि के योगफल से ये वाले वृत्त की परिधि बनी है। तो यानी हम जोड़ेंगे C1 की परिधि और प्लस वृत्त C2 की परिधि को अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें ये बड़े वाला यानी जो इन दोनों को जोड़ने के बाद वृत्त बन रहा है। तो वृत्त C, इस वृत्त का नाम C दे देते हैं। तो वृत्त C की परिधि अगर इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ेंगे तो ये जो वृत्त बड़ा वाला बना है इसकी परिधि के बराबर इन दोनों की परिधि का योगफल होगा। तो ये पहले वाले वृत्त की परिधि कितनी आई थी 38, तो ये 38 पाई, दूसरे वाले का आया था 18 पाई बराबर ये C की परिधि को हम क्या लेंगे 2 पाई, क्योंकि R हमें ज्ञात करना है, R हमें पता नहीं है, यही R बताना है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 56 पाई बराबर यानी 18 38 बराबर 56 पाई बराबर 2 पाई कैपिटल R। पाई से पाई कैंसिल, 2 से अगर इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 28 बराबर R। इसका मतलब R बराबर क्या होगा 28 सेंटीमीटर। यानी देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, दो वृत्त हैं। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के यानी एक देखो यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के अगर क्षेत्रफल यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ दें तो जो तीसरा वृत्त है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इस तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर ऐसा है तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। इन दोनों की त्रिज्या दी गई है, बोला गया है कि अगर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो इनका जो योगफल है ये तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो इस तरीके का ये वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, यानी हमें इस R को बताना है। ये पहला वृत्त इसीलिए इसका नाम C1 सर्किल 1 सर्किल 2 और इस सर्किल ये बड़े वाले सर्किल का हमें क्षेत्रफल दिया गया है इन दोनों के योगफल के बराबर। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करना था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें बोला गया था कि इसकी परिधि और इसकी परिधि को जोड़ दिया जाए तो ये बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तब इसकी त्रिज्या बताओ। तो इसमें परिधि निकालना है, बराबर कर देना है, परिधि के बराबर कर देना, इन दोनों की परिधि का योगफल इसकी परिधि के बराबर करना है। और अगर क्षेत्रफल बोला गया तो इसका क्षेत्रफल का योगफल इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो C1 का क्षेत्रफल यानी वृत्त 1 का क्षेत्रफल C1 का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या को r1 लिया है, पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई r1 की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा इसका मान। इसी तरीके से अगर हम C2 का योगफल निकालें, C2 का क्षेत्रफल निकालें, C2 का क्षेत्रफल तो इसमें हो जाएगा पाई r, यहाँ इसकी त्रिज्या 2 है तो r2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा पाई r2 का मान यहाँ पे है 6 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 36 पाई। पहले वृत्त का क्षेत्रफल आया है 64 पाई, दूसरे का आया है 36 पाई, और इन दोनों का योगफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का C का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो पाई r का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R, इसमें r की वैल्यू ही हमें ज्ञात करना है। बोला गया है कि इन दोनों का योगफल यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर ये इसके बराबर है। तो अब प्रश्नानुसार बोला गया है कि C1 का क्षेत्रफल प्लस C2 का क्षेत्रफल बराबर ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी C का क्षेत्रफल। इसका C1 का क्षेत्रफल क्या आया है 64 पाई, इसका क्षेत्रफल आया है 36 पाई, और इसका है पाई r का स्क्वायर। अगर इसमें से पाई कॉमन कर लें तो हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर पाई r का स्क्वायर, यानी पाई से पाई कैंसिल, तो ये 100 बराबर r का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 100, यानी हो जाएगा r बराबर √100 बराबर 10 गुणते 10 बराबर 10, यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन दो हैं, एक में दो वृत्तों की परिधि का योगफल तीसरे के बराबर है, एक में क्षेत्रफल का योगफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास इतना है, यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की हिसाब की चाल से यानी प्रति घंटा 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर कार चलती है, तो हमें ये बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 10 मिनट में पहिया कितनी चक्कर घूमेगा। तो हम एक बार ये देखते हैं, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं। और ये देखते हैं कि पहिया जो है, हमारा जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। यानी पहले ये हमें चेक करना है कि कार टोटल 10 मिनट की कितनी दूरी जाएगी, टोटल दूरी निकालेंगे, और साथ में हमें ये पता करना पहिया कितने चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कार का कोई पहिया है, कार का पहिया है, यहाँ पे ये पहिया है कार का, तो ये हमें ये पता करना है कि ये पहिया कितनी दूरी तय करेगा, कितने मिनट में, 10 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा। मान लेते हैं 10 मिनट में पहिया यहां आके पहुंचता है, तो इस पहिया को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा यहां पहुंचने में, और इसकी चाल कितनी है 66 किलोमीटर पर हावर, यानी 66 किलोमीटर 1 घंटे में ये कार चलती है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम 10 मिनट में हम पहले पता करेंगे टोटल दूरी है कितनी, और फिर ये पता कर लेंगे कि ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी, मान लेते हैं एक चक्कर में पहिया इतना आता है, तो इसे यहां तक पहुंचने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें पहिए की परिधि बताना होगा, क्योंकि ये पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलेगा जितनी इसकी परिधि है, और 10 मिनट में पहिया ये कार कितनी दूरी जाएगी उस दूरी को ज्ञात कर लेंगे, और इस पहिए की एक चक्कर में चली गई दूरी यानी इस पहिए की परिधि निकाल लेंगे, और फिर इसमें इसका भाग कर देंगे टोटल दूरी में। एक चक्कर में जो पहिया चलता है, एक चक्कर में मान लेते हैं यहां पहुंचता है, तो ये कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, टोटल दूरी में एक चक्कर की दूरी का इसका भाग करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम पहिए की परिधि निकालेंगे, यानी एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलेगा। तो ये पहिए की जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो परिधि बराबर पहिए का जो व्यास है वो कितना है, व्यास है इसका 80 सेंटीमीटर,
तो इसकी अगर परिधि की बात करें, परिधि, तो इसकी परिधि होती है पाई इंटू व्यास। एक फार्मूला ये भी होता है और एक फार्मूला ये होता है कि अगर व्यास को हम 2r यानी 2 गुणित त्रिज्या लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई r। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 पाई r। अब जबकि हमें व्यास की वैल्यू सीधा सीधा दी गई है तो हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत उस केस में नहीं है। तो इसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। यानी हम लिखेंगे पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7, 22/7 गुणते व्यास की वैल्यू है 80। इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17, तो 7160/7 इतने सेंटीमीटर परिधि होगी। और इस परिधि का मतलब है कि जो पहिया है वो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। ये इसका मतलब ये है कि पहिए का एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ये एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होगा, ये परिधि के बराबर होगा। तो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो कितना तय करेगा, जितनी उसकी परिधि है। अब हमें ये समझना है कि जो हमारी जो कार है वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार एक घंटे में चली गई दूरी, चली गई कार द्वारा दूरी, यानी कार एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, वो तय करती है 66 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है, 66 किलोमीटर, क्योंकि दिया गया है 66 किलोमीटर पर घंटा, यानी प्रत्येक घंटे वो 66 किलोमीटर जाती है। एक घंटे को हम लिख सकते हैं, इस घंटे को, एक घंटों को लिख सकते हैं हम 60 मिनट। इसका मतलब है 60 मिनट। हम ये भी बोल सकते हैं इसे कि एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में इसी घंटों को, एक घंटे को हम लिख सकते हैं, एक घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट में चली गई कार द्वारा दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर। तो एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, एक मिनट में तय की गई दूरी बराबर हम 66 में भाग कर देंगे 60 का, तो ये हो जाएगा इतने किलोमीटर। कितने किलोमीटर, एक मिनट में कितने किलोमीटर, 66/60। इसे अगर सॉल्व करें 6 से काटेंगे तो ऊपर 11 नीचे 10, नीचे 10 ऊपर 11, यानी हो जाएगा 11/10 किलोमीटर। कितने समय में तय करेगी, एक मिनट में इतना दूरी तय करेगी। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 का एक मिनट में इतना है, तो 10 का इसी में गुणा कर देंगे, 11/10 गुणते 10 बराबर हो जाएगा 11 किलोमीटर। यानी 10 मिनट में जो कार है वो कितने किलोमीटर जाएगी, 11 किलोमीटर। क्योंकि हमें ये जो परिधि, जो पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो सेंटीमीटर में है, इसीलिए उस वैल्यू को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और अगर मीटर को हम किलोमीटर में बदलें तो ये होता है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर की हमें अगर हमें मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इसी में गुणा करना पड़ेगा, 11 गुणते 1000 का गुणा कर देंगे तो अब ये मीटर में हो जाएगा। और 1 मीटर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसी में 100 का गुणा कर दें, यानी देखो ये हो जाएगा 11000 मीटर। और अगर इस 1 मीटर की हम 100 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 11000 गुणते 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों बदले, क्योंकि पहिया द्वारा जो चली गई एक चक्कर में दूरी वो सेंटीमीटर में है, तो हमें इस टोटल दूरी को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा।
तो सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 11,0,0,0,0 5 बार 0 सेंटीमीटर। यानी 10 मिनट में जो दूरी तय करेगी कार, 10 मिनट में जो दूरी तय करेगी कार वो कितना होगा? 11 लाख सेंटीमीटर। 11 लाख सेंटीमीटर तय करेगी। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 11 लाख सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 11 लाख सेंटीमीटर है। तो एक चक्कर में पहिया अगर इतना चलता है तो इतनी दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसका भाग कर देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा ये पहिया कितने चक्कर में वहां पहुंचेगा। तो हमें क्या करना था, फिर से एक बार, एक किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास इतना है, तो इस व्यास का इस पहिए का हमें क्या निकालना है? परिधि। परिधि से हमें यह पता चलेगा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हमें पता चल जाएगी, और उसकी दूरी कितनी होती है? परिधि के बराबर। इसकी परिधि निकल जाएगी। अब हमें यह पता करना है कि पहिए को कितनी दूरी तय करना है, तो उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम बता पाएंगे पहिया को कितने चक्कर लगाना, जितनी दूरी होगी उसी हिसाब से उसके चक्करों की संख्या होगी। तो हमें इस दूरी को बताना है कि जो दूरी हमें तय करना है, 10 मिनट में कार तय करती है, उस 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करती है। तो चूंकि एक घंटे में पर आवर का मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर जाते हैं? 66 किलोमीटर। तो एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना जाती है? 66 किलोमीटर। तो अगर हम 60 का उधर भाग कर दें तो एक मिनट में कितना दूरी तय करेगी? 66/60 इतने किलोमीटर। अब अगर 10 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट वो चलती है कार। कितने मिनट चलती है? 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना पहुंचेगी? 11 लाख सेंटीमीटर। अब पहिया 11 लाख सेंटीमीटर दूरी को तय करेगा, तो इसीलिए अब हमें क्या करना है? चक्करों की संख्या अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? चक्करों की संख्या बराबर ये अपॉन पहिए की एक चक्कर में चली गई दूरी। तो अब चक्करों की संख्या अगर हमें चक्करों की बताना है तो तय की गई दूरी अपान एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा और टोटल कितना चलता है? टोटल कितना चलेगा? 11 लाख सेंटीमीटर। और एक चक्कर में कितना चलता है? 7160/7 इतनी दूरी तय करेगा। तो अब अगर हम इसे काट दें, इसे काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7,7,0,0,0/6,716 करें तो इसकी वैल्यू आएगी 4375। जो ये वैल्यू आई है ये पहिए द्वारा, जो ये पहिया है इसके द्वारा चक्करों की संख्या है। यानी इस पहिए को कितने चक्कर घूमना पड़ेगा? 4375 बार। कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब है परिधि, इसका मतलब है परिधि। वृत्त के केस में हम इसे बोलते हैं परिधि। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो हमें यह बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी हमारा ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या ये क्या होगी, जबकि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है और इस वृत्त का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब जो परिधि है, वो बराबर है। तो इस वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर हो जाता है, अगर त्रिज्या r है तो इसकी परिधि 2πr होगी, और इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्योंकि इस के संख्यात्मक रूप में क्या है? संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल और परिधि, परिधि का मतलब इसी को हम परिमाप भी बोलेंगे, परिधि को ही परिमाप बोलेंगे। ये संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। यानी ये हो जाएगा πr², यानी क्षेत्रफल परिमाप के बराबर हो जाएगा। परिमाप कितना है? 2πr। r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एक r यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में, अगर कुछ नहीं दिया गया तो इतने मात्रक, यानी इस वृत्त का जो
इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी 2 मात्रक के बराबर होगी। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक।